नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पर्यावरणीय समस्या जिसे ड्राउट या सूखा कहा जाता है। सूखे की स्थिति किस प्रकार से बनती है? तो सामान्य तौर पर सूखे की स्थिति को हम इस प्रकार से जानते हैं। सूखा यानी जिस समय बारिश बिल्कुल ना हो या जितनी आवश्यकता है उससे कम मात्रा में अगर बारिश हो तो हम उसे सूखा कहते हैं। तो ये जो सूखा है या ये सूखे की जो समस्या है वह किस प्रकार से किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी, किसी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस प्रकार से हम पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर सूखे का जो अर्थ रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि जो सूखा है वह हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है या फिर हमारे पर्यावरण में किस प्रकार के बदलाव ये लाता है। बढ़ते हैं सूखे की तरफ। तो किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने की स्थिति को सूखे की स्थिति के नाम से जाना जाता है। सूखे को हम अनावृष्टि भी कह सकते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र में वर्षा इतनी कम हो कि कृषि में पर्याप्त उत्पादन न हो पाए तथा पेयजल के जितने भी स्रोत है वहां पर आवश्यकता से कम जल उपलब्ध हो तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध वर्षा कम होने या न के बराबर होने से है। गंभीर सूखे की स्थिति ज्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की स्थिति बनी रहे तो उसे हम गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में जानते हैं। यानी वह काफी एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशंस के अंतर्गत जाना जाता है। सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो या कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो तो उसे हम सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बात करें परिभाषाओं की तो परिभाषाओं के संदर्भ में पहली परिभाषा सीजी बैट्स द्वारा 1935 के अंतर्गत दी गई। इसके अनुसार वह स्थिति जिसमें वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा की 75% या उससे भी कम हो तो हम उसे सूखा कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा वी ए कॉर्नार्ड द्वारा दी गई। इसके अनुसार जब मार्च से सितंबर तक लगातार 20 दिन तक दैनिक वर्षा 0.25 इंच से कम हो तो सूखा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से डी ए रामादासा के अनुसार सूखा क्या है तो सूखे के समय 1 सप्ताह तक वर्षा सामान्य की आधी या उससे कम हो तो उसे हम सूखा कहेंगे। इसी प्रकार से भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा सूखे की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है कि वह दशा जिसमें किसी क्षेत्र की सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा
75% कम हो तो उसे हम सूखा कहते हैं। तो इस प्रकार से यह सूखे की विभिन्न परिभाषाएं रही। अब बात करते हैं कि सूखा कितने प्रकार का होता है। तो ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसे BRO कहा जाता है के अनुसार सूखा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। निरपेक्ष सूखा, एब्सोल्यूट ड्राउट, यानी लगातार अगर 15 दिनों तक 0.01 इंच से कम बारिश हो तो उसे एब्सोल्यूट ड्राउट यानी पूरी तरीके से उसे सूखा कहा जाएगा। इसी प्रकार से पार्शियल ड्राउट यानी आंशिक सूखा, पूर्ण रूप से न होकर आंशिक, कम से कम 29 दिनों तक, यानी लगभग हम 1 माह इसे मान सकते हैं। तो लगभग 1 माह तक औसत वर्षा 0.01 इंच या 100 से कम हो तो उसे हम आंशिक सूखा के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से एक होता है शुष्क दौर। इसका अर्थ होता है कि लगातार 15 दिनों तक दैनिक वर्षा 0.04% या इंच से कम हो तो उसे हम ड्राई स्पेल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो सूखा है वह इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत रहता है। फिर इसी प्रकार से भारतीय मौसम विभाग जो है इस सूखे को 2 भागों में डिवाइड करता है। वो कहता है कि एक होता है प्रचंड सूखा जिसे सेवायर ड्राउट के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि वर्षा का अभाव जब सामान्य वर्षा के 50% से अधिक हो, यानी 50% से अधिक कम बारिश हो तो उसे हम प्रचंड सूखा कहते हैं। और एक होता है सामान्य सूखा, यानी 25 से 50 के बीच वर्षा का अभाव सामान्य वर्षा से हो, यानी जितनी बारिश राजस्थान में होती है या होनी चाहिए उससे अगर 50% से अधिक कम बारिश हो रही है तो प्रचंड सूखा है। और 25 से 50% के बीच अगर कम बारिश होती है तो उसे हम नॉर्मल ड्राउट या सामान्य सूखा कहेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो सूखा है वह सूखे के कारण क्या होते हैं। तो सूखे का जो आगमन होता है वह काफी धीरे धीरे होता है और समाप्त होने में भी कितना समय लगेगा ये तय करना कठिन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा का गिरता हुआ भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल है वह काफी नीचा। एक तरफ तो बारिश नहीं हो रही है, दूसरा जो पेयजल भूमि के नीचे उपलब्ध है वह भी कम होता रहा है। उससे सूखे कुएं, नदियां भी सूखी, तालाब और झीलें सूखी। इसके कारण कृषि नहीं हो पाती है और उपज नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति सूखे के आगमन की चेतावनी देती है कि इस बार अकाल रहेगा। सूखे के पीछे भूमि प्रबंधन की अपेक्षा है कि हम अपनी जमीन यानी हमारी जमीन के अंदर से पानी खींचने का कार्य तो करते हैं, लेकिन इस जमीन के अंतर्गत पानी की सुनिश्चितता बनी रहे इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं कहते। तो इस प्रकार से हम इस भूमि प्रबंधन की उपेक्षा करते हैं। इसके अलावा सिंचाई के परंपरागत जो स्रोत है, तालाब, कुओं और जो टैंक है उसकी उपेक्षा करते हैं, उनका रखरखाव नहीं करते, समय समय पर उसकी जो गाद मिट्टी है उसको बाहर नहीं निकलते, कुओं की सफाई नहीं करते, इससे सूखों की स्थिति होती है। जितने भी हमारे जो सामुदायिक वन है उनको हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काटते रहते हैं। इसके अलावा जितने भी जो वन विनाश होते हैं उससे प्राकृतिक जो जल धाराएं हैं वो सूखने लगती हैं।
बारिश कम होने से भूमिगत जल का जो स्तर है, नदियों का जो जल स्तर है वो गिरने लगता है। प्राकृतिक जल संचय के जो स्रोतों को नष्ट करने से भूमिगत जल का स्तर कम होता है। वन विनाश के कारण भी भूमि में जल की मात्रा स्पंदन के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाती है, जमीन पानी को सोख नहीं पाती है। फसल चक्र के अंतर्गत हम परिवर्तन ला रहे हैं, उससे भी सूखे जैसी समस्या उत्पन्न होती है। कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों में हमारे पानी की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस कारण जो कम बारिश होती है उसमें हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। जल संसाधनों के जो दोहन की जो दोषपूर्ण व्यवस्था है उसके कारण भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर सिंचाई आयोग ने कहा है कि जहां पर अगर 10 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो उसको हम मरुस्थलीय या शुष्क भागों के रूप में उसे पहचान रखते हैं। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत अधिकांश जो भाग है वह शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कारण, स्वरूप और विशेषता के आधार पर माने तो सूखे को हम और 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यानी जब वार्षिक वर्षा सामान्य से 25% कम होती है तो हम सूखा कहेंगे। एक होता है कृषि वाला सूखा, खेती-बाड़ी वाला सूखा, यानी इसे आर्द्रता का सूखा कहा जाता है, यानी मिट्टी के अंतर्गत नमी की मात्रा कम होती है और फसलें सूखने लगती हैं तो उसे भी हम सूखा कहेंगे। एक होता है जल विज्ञान संबंधी सूखा। इसका अर्थ होता है कि धरातल और भूमि के अंतर्गत जो जल के जो स्रोत है उसकी जो स्तर है वो गिर जाए तो उसे जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। और एक होता है इकोलॉजिकल ड्राउट, यानी प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है उसमें जल की कमी से जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसकी कमी हो जाए और उससे हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत टेंशन आ जाए, उसके अंदर तनाव आ जाए तो भी वह सूखे के अंतर्गत माना जाता है। अब बात करता है कि जब पानी नहीं रहेगा या सूखे की कंडीशन रहेगी तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहेंगे। तो इन प्रभावों में सबसे पहले हमारा जितना भी जीव मंडल है उसका जो इकोसिस्टम है उनके सभी रूपों पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सबसे पहले पारिस्थितिक के प्रभावों की बात करें कि हमारी इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव रहेगा, तो सूखे के कारण पौधों की और जीवों की कई प्रजातियां लुप्त हो जाएगी। पर्याप्त पानी न मिलने के कारण वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो जीव जो उस पानी पर निर्भर है और पानी न मिलने के कारण वह दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जाएंगे और इस प्रकार से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और एक क्षेत्र के अंतर्गत जीवों की संख्या एकदम से कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सूखे के कारण जब खाद्यान्न की उत्पादन नहीं होगा तो भूखमरी और भूखमरी से जीवों की मृत्यु होगी, मानव की मृत्यु होगी और विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे जीव है वो काल के अमुक जो प्राणी है वो काल के ग्रास बनेंगे। इसी प्रकार से सूखे के कुछ आर्थिक प्रभाव हमारा जो कृषि उत्पादन है वो प्रभावित होगा। खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी तो उद्योगों को, पशुओं को कच्चा माल नहीं मिलेगा, पशुओं को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, हमारा पशुपालन उद्योग नष्ट हो जाएगा, कृषि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उद्योगों को कच्चा माल न मिलने के कारण हमारी जो आवश्यकता है वो प्रभावित होगी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अब किसी समय में अगर तिलहन की खेती नहीं हो पाती है तो तिलों के भाव या तिलों के भाव जो है आसमान को छू जाते हैं। तो इस प्रकार से सूखा जो है किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जनांकीय और राजनीति के प्रभाव, बारिश नहीं होगी तो सूखा रहेगा तो मनुष्य और जीव खाद्यान्न की तलाश में, रोजगार की तलाश में और एक उत्तम जीवन की तलाश में प्रवास कर जाएंगे। एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाएगी और एक स्थान पर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो खाली हो जाएगा। खाद्यान्न की कमी के कारण राजनीतिक उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत खाद्यान्न की कमी हो जाती है तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता छा जाती है। लोग खाद्यान्नों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की जो समस्या है देखने को मिलती है। राजनीतिक दखलता में वृद्धि होती है। जब किसी क्षेत्र के अंतर्गत खाद्यान्न की कमी हो जाती है, सूखे की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में वह राज्य, वह देश किसी दूसरे राज्य या किसी देश पर निर्भर हो जाता है खाद्यान्न की आवश्यकताओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो देश उसको खाद्यान्न भेजेगा वह उस पर विभिन्न प्रकार के कर लगाएगा, उस पर उसकी जो राजनीति है
उसमें वह दखल स्थापित करेगा। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सूखा आपदा के प्रभाव और क्या क्या हो सकते हैं, तो सूखा का जो प्रभाव होता है वह आधारित जितनी भी फसलें होती हैं उस पर पड़ता है और उसके बाद सिंचित फसलों पर निर्भर करता है। यानी जो वर्षा आधारित जितने भी जो फसलें हैं सबसे पहले उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसके बाद दूसरी जो सिंचित जो फसलें होती हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आज भी खरीफ की जो फसलें होती है भारत के अंतर्गत ज़्यादा उपजाई जाती है जो वर्षा पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में वर्षा पर आधारित जितनी भी जो फसलें हैं, खरीफ की जो फसल है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी और उसके बाद जो भूमिगत जल के स्रोत भी सूख जाएंगे तो वहां पर सिंचित फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर दूसरे वैकल्पिक जल स्रोत कम हो, यानी वहां पर नहर नहीं है, वहां पर नलकूप नहीं है, वहां पर कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हो, जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि पर निर्भर है नहीं है, कृषि पर निर्भर नहीं है, वह सूखे की दृष्टि से कृषि पर निर्भर है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको असुरक्षा नजर आएगी। यानी वहां पर सबसे ज्यादा आपको अपने जीवन की असुरक्षा नजर आएगी। खाद्यान्न नहीं मिलेगा, पीने के लिए जल नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगा, आजीविका नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसान, ग्रामीणों, कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं, बच्चों और खेती से जुड़े मवेशियों पर भी पड़ता है। क्यों? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से सूखे से ये सभी प्रभावित होती है। सभी अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हटकर सूखे के कारण कोई संरचनात्मक क्षति नहीं होती है। इससे कोई बने हुए मकान नहीं गिरते हैं, पुल नहीं गिरते हैं, मकान नहीं गिरते हैं, हॉस्पिटल नहीं गिरते हैं। केवल हमें मानसिक और शारीरिक संताप से गुजरना होता है, भूखमरी से गुजरना होता है। सूखा लोगों को पेयजल की तलाश में मीलों तक चलने के लिए विवश कर देगा। सूखे के कारण फसल का न होना एक सामान्य सी घटना के रूप में देखा जा सकता है। जो हिंटरलैंड है, जो उसका पृष्ठभूमि है, यानी जो शहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ से उसको सब्जी, फल, दूध, लकड़ी प्राप्त होती है, वहाँ पर न्यून पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। फसलें, दूध, लकड़ी, बिजली, अधिक मांग, बिजली की कम उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के अंदर कमी, पानी, वायु, प्राकृतिक सौंदर्य के स्तर में गिरावट, भूमिगत जल का स्तर कम होना, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं, मृत्यु दर में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि, जीवन स्तर में गिरावट, सामाजिक अशांति और माइग्रेशन, ये सारे के सारे मुख्य रूप से सूखे के दुष्प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सूखे के कारण हमारे जंगल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, स्वास्थ्य एवं कुपोषण जैसी समस्याओं की वृद्धि होगी, क्योंकि प्रॉपर ढंग से हमें खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण हमें पोषण प्राप्त नहीं होगा, तो हमारे स्वास्थ्य जैसी समस्या, हमें बीमारियां जकड़ लेगी और कई प्रकार की समस्या नजर आएगी। नियोजन आर्थिक विकास में बाधा, यानी आप किसी प्रकार से नए आर्थिक क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाएंगे। जो जमाखोरी के कारण महंगाई में वृद्धि, जो जमाखोरी का अर्थ होता है कि इस प्रकार की स्थिति में जब खाद्यान्न की अधिक मांग होगी और उत्पादन नहीं होगा तो जो व्यापारी वर्ग है वह फसलों को जमा करेंगे। जमा करने के बाद जब उसका भाव बढ़ जाएगा और जब भाव बढ़ जाएगा तो उस समय वो उसको निकालने का कार्य करेगा, तो इसके कारण वहां पर आपको इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा जनता की क्रय शक्ति के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खरीदने की क्षमता नहीं होगी और उसका प्रभाव बाजार पर के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन पर भी उसका प्रभाव रहेगा। पोषक पदार्थों की कमी के कारण मानव की जो वर्किंग एबिलिटी है उस पर प्रभाव रहेगा, वह कुपोषित हो जाएगा। प्रॉपर पोषण न मिलने के कारण, कैलोरी न मिलने के कारण उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सूखे के कारण अन्न, जल और चारे की कमी देखने को मिल सकती है। जनता और पशुओं का पलायन शुरू हो जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, वन और चरागाह नष्ट हो जाते हैं। जितने भी जो कृषि पर आधारित जितने भी जो उद्योग है वो उनको कच्चा नहीं मिल माल नहीं मिल पाता है। कुपोषण, महंगाई, जमाखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। राजस्थान में 1987 में त्रिकाल पड़ा था, जिसके अंतर्गत हजारों पशुओं को काल का ग्रास बनना पड़ा। इसी प्रकार से विक्रम संवत 1956, जिसे ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो 1899 के अंतर्गत त्रिकाल पड़ा था, यानी चारा
पानी और अन्न तीनों की कमी हो तो उसे त्रिकाल कहा जाता है, जिसे छप्पनिया का काल कहा जाता है, क्योंकि विक्रम संवत 1956 के अंतर्गत वो काल पड़ा था। तो वो अब तक का भीषणतम अकाल माना जाता है। तो इस प्रकार से न चारा है, न पीने के लिए पानी है और न अन्न है, यानी चारा, पानी और तीनों की कमी है तो उसे त्रिकाल कहते हैं। और अगर न तो अन्न है और न चारा है तो उसे द्विकाल कहेंगे। और अन्न का अकाल जब फसलें या फिर तो बर्बाद हो गई या अन्न का उत्पादन नहीं हो पाया तो उसे हम अकाल के रूप में जानते हैं। अब इसके लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो प्रयास यानी सूखा प्रबंधन का जो दायित्व है वह सरकारी तथा सामाजिक दोनों स्तर पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यानी अगर इसके प्रयास की बात करें तो गांव गांव पर जल संग्रहण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, वाटर शेड को डेवलप किया जा सकता है। गांवों शहरों में जो परंपरागत जल संचय के केंद्र है उसकी उपयोगिता यानी कुओं, नाडियों की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। गांवों में जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधारने के लिए ढाल के अनुसार छोटे छोटे एनीकट पानी को रोका जा सकता है, जैसे कि अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि मॉडल की तर्ज पर तालाब निर्माण करवाए। इसी प्रकार से अलवर के राजेंद्र सिंह जी है, जिसे पानी वाले बाबा कहा जाता है, उन्होंने अपनी पानी संसद योजना द्वारा वहां पर अलवर के क्षेत्र में बहुत सारे जोहड़ तालाबों का निर्माण करवाया। इसी प्रकार से राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार से अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए जितने भी जो भूजल भंडार है उन भूजल भंडारों की खोज के लिए सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्र भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे जीपीएस कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओएनजीसी के जितने भी जो प्रोजेक्ट है या लाठी सीरीज में जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, चंदन नलकूप, तो इस भंडारों को खोजा गया। तो इस प्रकार के जो प्रयास करके इस प्रकार के अकाल पर राहत और इसके अलावा जो अकाल के जो राहत कार्य होते हैं उसको चलाकर इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सूखे जो क्षेत्र हैं वहां पर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1973-74 में चलाया गया था। इसके अलावा शुष्क कृषि, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा कृषि, बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा पद्धति, नहरी तंत्र को विकसित करके हम इस प्रकार के सूखे को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा काजरी जैसे संस्थान हो चाहे आपरी जैसे संस्थान हो, वह सूखा व अकाल समाधान के लिए अपने कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो रहे सरकारी और सामाजिक स्तर पर किया। अब व्यक्तिगत स्तर पर अगर बात करें तो हम पानी का उपयोग कम से कम करें या खेतों की मेड़ बनाकर पानी रोकें या वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य करके भी हम इस प्रकार के कार्य को काफी बढ़िया ढंग से निभा सकते हैं। इसके अलावा जल का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो हम सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। तो सिंचाई तंत्र में अगर हम पानी की बचत करें तो हम सूखे में राहत प्राप्त कर सकते हैं। नहरों द्वारा हमें अति सिंचाई यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज करने से बचना चाहिए, ताकि जल स्तर के नीचे होने और मिट्टी में लवण और क्षारीयता की समस्या पैदा न हो और प्रोडक्शन जो है हमारा प्रभावित न हो। इसके अलावा देश की जितनी भी जो नदियां हैं उसको आपस में जोड़कर एक ग्रिड बनाया जा सकता है, ताकि जो क्षेत्र ऐसे सूखे जहां पर पड़ते हैं तो वहां पर जल की आपूर्ति सूखे के समय पर होती रहे। इसके अलावा जितने भी जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम यानी शुष्क कृषि प्रणाली, बौछारिक सिंचाई जिसे स्प्रिंकल इरिगेशन या फव्वारा कृषि कहा जाता है, बूंद बूंद सिंचाई जिसे टिपकन सिंचाई कहा जाता है, इसकी व्यवस्था करके हम सूखे का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा नदियों का जो अफवाह क्षेत्र है जिसे कैचमेंट एरिया कहता है, कैचमेंट एरिया का अर्थ होता है कि नदी जहां जहां पर अपना पानी बहाकर लेके जाती है, तो वो जो कैचमेंट एरिया है वहां पर छोटे छोटे बांध बनाए जा सकते हैं, ताकि बांध जो पानी है जो व्यर्थ बहकर समुद्र के अंदर नहीं चला जाए। इसके अलावा लघु जल संभर माइक्रो वाटर शेड प्रोग्राम के आधार पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जा सकते हैं जिसमें पानी को रोका जा सकता है। जल और मृदा का दोनों का संरक्षण सूखे के प्रबंधन के लिए जरूरी है। इसके द्वारा हम सूखा तथा उसकी समस्या यानी जैसे कि निम्न कृषि उत्पादन व पर्यावरण ह्रास का जो उसको भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सूखे की समस्या का निपटान के लिए हम कटक से घाटी यानी रिज टू वैली तक अथवा संपूर्ण नदी बेसिन के उपचार में निहित है, ताकि जल, मिट्टी और जीव सहज विकास होता है। यानी नदियों की जो घाटियां हैं वहां इस प्रकार से पानी को संजो कर उसमें से ज्यादा कह सकते हैं कि पानी को वाटर हार्वेस्टिंग करके या विभिन्न प्रकार से वहां पर कृषि पद्धतियों का विकास करके हम इस सूखे की समस्या से निपटान कर सकते हैं। इसके अलावा वृक्षों की कटाई को रोककर और ज्यादा से ज्यादा
सामाजिक वन और कृषि फॉर्म वानिकी जैसे कार्यक्रमों को चलाकर हम चारे व ईंधन की व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बड़े स्तर पर हम इस प्रकार के हरित जंगलों का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा स्थायी हरित आवरण जो है उसको हम लगाकर सूखे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी वर्षा को आकर्षित भी कर सकते हैं, भूमि की जो नमी है उसको भी बनाए रख सकते हैं, तथा सूखे के समय इस प्रकार की जो हरियाली है वो हमारे लिए काफी लाभदायक हो सकती है। इसके अलावा जो लंबे समय तक चलने वाले जो जल के भंडार है, जैसे साधनों जैसे मृदा की परिक्षेत्रिका, वृक्ष, जलभृत, या आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के हम भूलते जा रहे हैं, यानी इस प्रकार के जो प्रयास है वो हम करके इस प्रकार से जल को संरक्षित करते हैं और इस प्रकार की पद्धतियों को, प्राचीन पद्धतियों को अपनाकर हम निभा सकते हैं। इसके अलावा जल जहाँ गिरे उसे कब्जा लो की एक प्राचीन अवधारणा जो है वह अपनाई जा सकती है। तो जो जितने भी रेन शेडो जोन है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जितने भी जो छतों से चलने वाला जो पानी है उसको टाँकों के अंतर्गत एकत्रित कर लिया जाता है। तो राजस्थान के भी रेगिस्तानी जिलों में इस प्रकार से पालर पानी जो है उसको इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमेशा से चली रही है। वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, पानी को संजो कर रखा जा सकता है। फिर इसके अलावा सूखे के पूर्वानुमान लगाकर भी हम इसको प्रयास कर सकते हैं कि भाई सूखा रहेगा तो इस समय कम से कम जल का प्रयोग करके या ऐसी फसलों को बोए जिसमें कम से कम पानी की आवश्यकता हो। ये भारत के कुछ क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आपको जोन दे रखे हैं। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा सूखा, तो ये राजस्थान का और गुजरात का ये हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखे की समस्या रहती है। उसके बाद जो सेवर जो है सेवर क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा का पूरा एमपी का क्षेत्र जो है शामिल किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसको हम मॉडरेट के अंतर्गत रखते हैं। और बाकी का जो क्षेत्र रहता है जो यहाँ पर देखिएगा ये आपके ड्रॉट फ्री एरिया है, यानी यहाँ पर आपके सूखा की संभावना न के बराबर रहती है। तो ये भारत के संदर्भ में यहाँ पर 3 क्षेत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। इन 3 क्षेत्रों को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे अत्यधिक सूखा जो प्रभावित क्षेत्र है, अत्यधिक सूखा जो प्रभावित क्षेत्र है वह है राजस्थान का ये क्षेत्र। ठीक है, तो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा सूखा रहता है। वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होता है। इसके अलावा जो सेवर है उसके अंतर्गत एमपी के भाग है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग है, आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग है, कर्नाटक का पठार है, तमिलनाडु के उत्तरी भाग है, झारखंड का जो भाग है, उड़ीसा का जो आंतरिक भाग है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपके मॉडरेट की बात करें तो वहां पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के जितने भी बचे हुए भाग, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर का पठार और आंतरिक कर्नाटक को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद करते हैं कि भारत के अंतर्गत बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में जो सूखे की स्थिति कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो सूखा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी जो जून और सितंबर के अंतर्गत जो बारिश होती है वह अगर नहीं होती है तो उसके कारण यहाँ पर भारत में सूखा देखा जाता है और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को अलग मानसून तक प्रतीक्षा करना पड़ता है। यानी भारत में अधिकांश जो वर्षा प्राप्त होती है वो यहीं से, यानी लगभग 73% से अधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो यह अगर लेट आएगा या फिर बहुत कम आएगा तो ऐसी स्थिति में देश को सूखे की सामना करना पड़ता है। वर्षा से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत के अंतर्गत कुल क्षेत्र में से लगभग 16% जो क्षेत्र है जहां पर ड्राउट प्रोबेबिलिटी रहती है यानी सूखा पड़ने की संभावना रहती है और 5 करोड़ लोग जो है इस सूखे के संकट से प्रभावित होते हैं। बुवाई में जितना भी क्षेत्र यूज किया जाता है उसका जो 68% जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग मात्रा में यहाँ पर सूखा प्रभावित रहता है। 35% क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से भी या 112 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है। शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर 19.6%, अर्ध शुष्क क्षेत्र 37%, कम नमी वाला क्षेत्र है 21%, वहां पर सूखे संभावित क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जो कि कुल जमीन वाला जो भाग है यानी 32.90 करोड़ हेक्टेयर है उसका लगभग 77.6% है जो कि सूखा संभावित क्षेत्रों के अंतर्गत माना जाता है। वार्षिक वर्षा जो है वह 1160 मिलीमीटर होती है, ये 116 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। हालांकि 85% जो होती वर्षा होती है वह 100-120 दिनों में यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर 3 से 4 महीनों के अंतर्गत होती है। तो उसके 33% भाग यानी भारत के 33% भाग पर 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है जो कि एक गंभीर सूखा संभावित क्षेत्र
बन जाता है। 21% क्षेत्र में आपको 75 से कम बारिश मिलती है तो द्वितीय क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत राजस्थान को शामिल किया जा सकता है। 10 वर्षों में 4 वर्ष जो है वहां पर अनियमित वर्षा होती है, यानी अनियमित होती है, अनिश्चित होती है, असमान वर्षा होती है। तो ये कुछ सूखे के यहाँ पर कारण भारत के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। सिंचाई क्षमता की बात करते हैं तो 140 मिलियन HA है, उसमें से 76 MHA सतही जल यानी भूमिगत भूमि के ऊपर पाए जाने वाला जल, और 64 MHA धरती के अंदर के पानी से सिंचित होता है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो सतही जल यानी बारिश पर जो आधारित क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयरली धरती के अंदर से जो पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। धरती के अंदर का जो पानी है वो कम है, सतही जल जो है सीमित है। तो इस प्रकार से लगता है कि जो बुआई वाले क्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई की नहीं जा सकती। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, हमें तेज गति से फसलें बोनी पड़ती हैं, तेज गति से फसलें उगाई जानी है। इस कारण धरती के अंदर जो पानी का जो स्तर है वह कम होता जा रहा है, और प्रति व्यक्ति जो पानी की जो उपलब्धता है वह दूसरे देशों की दृष्टि से भारत के अंतर्गत बहुत कम है। और आने वाले समय में ये पानी का जो संकट है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से इस साल हम ऑक्सीजन के संकट से जुड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसी प्रकार से हो सकता है कि आने वाले क्षेत्रों में समय में आपको जल संकट का सामना करना पड़े यदि हम अभी से सचेत सावचेत नहीं हुए तो इस प्रकार से ये जल संकट जो है वह कुछ भागों में या अन्य भागों में असमप्रभावी रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूखा अगर सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो इस प्रकार की जो समस्या है हमें विश्वव्यापी तौर पर देखने को मिल सकती है। तो ये था आपका सूखा और सूखे से संबंधित अध्ययन। आई होप आपको सूखा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और पर्यावरणीय समस्या के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।